हेलो फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। टी.एस. एलियट मॉडर्न पीरियड के एक फेमस राइटर हैं। राइटर क्या, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ दिया है इंग्लिश लिटरेचर को। तो मॉडर्न पीरियड के हैं ये राइटर। 1888 में उनका बर्थ हुआ और 1965 को उनकी डेथ हुई। 76 एज में उनकी डेथ हो गई थी 1965 में। फुल नेम की अगर बात करें, थॉमस स्टियर्न्स एलियट उनका फुल नेम है। वो पोइट थे, यानी कि पोइम्स भी लिखी हैं, एसेइस्ट थे, पब्लिशर भी रहे हैं थे वो, और प्ले राइट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक एंड एज अ एडिटर भी उन्होंने वर्क किया। 20th सेंचुरी के वो मेजर राइटर काउंट किए जाते हैं। अगर बर्थ की बात की जाए तो उनका बर्थ सेंट लुइस मसूरी अमेरिका में हुआ 1888 को, और वो 1914 को 25 ईयर की एज में वो इंग्लैंड में चले गए थे, मूव कर गए थे अमेरिका से। और वहाँ पे इसलिए गए थे, वो वर्क और मैरिज के लिए वहाँ पे इंग्लैंड में जाते हैं और उसके बाद वहीं पे सेटल हो जाते हैं, और 1927 को वो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लेते हैं। और 1948 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। और ये उनको जो नोबेल प्राइज़ है, उनकी कंट्रीब्यूशन, जो पोइट्री की जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए दिया गया था 1948 में। और उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला, 1948 में ही मिला था। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को वो ये बोलते थे, अपने आप के लिए ही ये उनकी स्टेटमेंट है, क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। दिस इज द स्टेटमेंट बाय टी.एस. एलियट। ओके, इन ये जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने कहाँ पे दी थी? फॉर लैंसलॉट एंड एंड्रयूज ऐसे ऑन स्टाइल एंड ऑर्डर में दी थी। एज अ यंग बॉय, जब ये यंग थे, एज अ यंग बॉय उन्होंने मार्क ट्वेन का जो वर्क है, टॉम सॉयर को पढ़ा है। वो उनको बहुत पसंद था, इनका ये वर्क, टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। अगर उनकी डेथ की बात की जाए तो डेथ के बाद उनको वेस्टमिनिस्टर अबे में उनको दफनाया जाता है, और उनके एपिटैफ पे एक कोटेशन लिखी गई है, उनकी ही पोइम से, लिटिल गिडिंग से ली गई है पोइम। और दीज आर द लाइन्स, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज अ टंग्ड with fire beyond the language of the living. These are the lines written on T.S. Eliot's epitaph, okay, from the poem Little Gidding. Okay, एजरा पाउंड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में। एजरा पाउंड मेंडर और जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे थे टी.एस. एलियट के। ओके, प्लेज, उन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, प्ले राइट भी थे, हमने देखा ही है। अब टोटल उन्होंने 7 प्लेज लिखे थे, और सारे जो प्लेज थे वो वर्स फॉर्म में लिखे थे। कौन कौन से प्लेज हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके सामने है। नंबर 1 पे है स्वीनी एग्नोस्टिस, ये 1926 में इन्होंने ये प्ले लिखा। देन द रॉक 1934, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, द फैमिली रीयूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1949, द confidential clerk 1953, the last one, 7th, is the elder statesman 1959. These are 7 plays written by T.S. Eliot which are very important. ओके, देन आ जाता है स्वीनी एग्नोस्टिस, ये जो इनका फर्स्ट प्ले है 1926 को आया था, ये इनकम्प्लीट माना जाता है, और ये सिर्फ 1 एक्ट प्ले है। जो इसका टाइटल है वो इंस्पायर होकर लिखा है इन्होंने मिल्टन के वर्क्स सैमसन एग्नोस्टिस से, जो कि एक ट्रेजेडी है मिल्टन के द्वारा लिखी हुई। और इस वर्क में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, शो किया है मीनिंगलेसनेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइफ, कंटेम्प्रेरी लाइफ की मीनिंगलेसनेस को शो किया है अपने इस वर्क में टी.एस. एलियट ने। That is a play. Then most important work is the Murder in the Cathedral 1935 में आया था,
और इसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया है असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या होता है? असैसिनेशन होता है किसी फेमस पर्सनैलिटी का कोई कॉन्स्पिरेसी रचकर, यानी कि कोई साजिश रचकर उसका मर्डर किया जाए, उसको हम असैसिनेशन बोलते हैं। और मर्डर इन द कैथेड्रल में यही पोर्ट्रे किया है, असैसिनेशन दिखाया है ऑफ द आर्क बिशप थॉमस बैकेट, जो आर्क बिशप थे उनका असैसिनेशन दिखाया है इन कैंटरबरी कैथेड्रल ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड इन 1117 में हेनरी सेकेंड के रेन में थॉमस बैकेट का जो आर्क बिशप थे उनका असैसिनेशन दिखाया है, मर्डर इन द कैथेड्रल। दिस इज अ प्ले बाय T.S. Eliot which is written and published in 1935. Okay, और then एडिटर एंड पब्लिशर, एज अ एडिटर और पब्लिशर भी उन्होंने वर्क किया था, तो उन्होंने एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने काम किया फेवर्ड एंड फेवर्ड, ये जो है द फेवर्ड एंड फेवर्ड में ये इसमें काम किया था उन्होंने। और मोस्ट ऑफ द राइटर, जो ज़्यादातर जो राइटर्स हैं उनकी पब्लिश बुक्स यहीं पे पब्लिश हुई हैं फेवर एंड फेवर में। जैसे जो भी हैं कि इनकी बुक्स पब्लिश हुई हैं फेवर एंड फेवर में, जैसे W.H. ऑर्डिन है, विलियम गोल्डिंग है, सैमुअल बैकेट है, फिलिप लार्किन है, टेड ह्यूगस है, सीमस हेनी है एंड पॉल मडल्टन है। ये सभी वो राइटर्स हैं जो जिन्होंने अपना वर्क फेवर एंड फेवर में पब्लिश करवाया, और यहाँ पे T.S. एलियट ने एज अ एडिटर एंड पब्लिशर भी काम किया। और ये जो सारे जो राइटर्स हैं जिनकी हमने ये पढ़े हैं, नेम पढ़े हैं, स्क्रीन पे हैं आपके, वो मोस्ट ऑफ दोज राइटर गॉट ये वो सारे राइटर्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, विलियम गोल्डिंग की अगर बात की जाए, जो विलियम गोल्डिंग थे उन्हों को नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? उनको लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के लिए, लॉर्ड्स ऑफ फ्लाइज के लिए विलियम गोल्डिंग को 1954 में प्राइज मिला था। T.S. एलियट वाज अ फाउंडर एंड एडिटर, ये फाउंडर भी माने जाते हैं और एडिटर भी माने जाते हैं। ओके, फाउंडर एंड एडिटर भी माने जाते हैं लिटरेरी जर्नल क्राइटेरियन के। ओके, जर्नल ये क्राइटेरियन था, ये 1922 से लेकर 1939 से ये जर्नल चला, जो ये इन्होंने ही T.S. एलियट ने ही फाउंड किया था, और एज अ एडिटर भी उन्होंने आप ही वो इसमें काम करते थे जर्नल क्राइटेरियन में। पोइट्री भी लिखी है उन्होंने T.S. एलियट में, T.S. एलियट ने पोइट्री भी दी है हमें, तो उन्हीं के लिए तो पोइट्री के लिए तो उन्हें प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो सबसे नंबर 1 पे है प्रूफ्रॉग एंड द अदर ऑब्जर्वेशन 1917, और ये एक कलेक्शन था जिसमें टोटल 12 पोइम्स थी, और ये लव सॉन्ग्स हैं ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कलेक्शन में पोइम है दैट इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की बात की जाए तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये एक पोइम है जो कि T.S. एलियट ने लिखी है, और ये इसी टाइटल से पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह हैं जो इंडियन राइटर हैं, उन्होंने भी वर्क लिखा, दैट इज अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत से ऐसे वर्क मिल जाएंगे जिनका सेम टाइटल होगा और अलग अलग राइटर ने सेम टाइटल अपने अपने वर्क्स के लिए यूज़ किया है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये पोइम है T.S. एलियट की लिखी हुई। तो आगे सेकंड नंबर पे इनका पोइट्री का कलेक्शन था 1920 में आया, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं दैट इज अ गिरोशंस और विस्पर्स ऑफ अ इमॉर्टैलिटी। दीज आर द famous poems under the collection of poem 1920. Okay, the waste and most important work that came in 1922, ये जो द वेस्ट लैंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है T.S. एलियट का। देन आ जाता है द हॉलो मैन 1929। देन द एरियल पोइम्स, द एरियल पोइम 1927 से लेकर 1957 तक आया, और इसमें टोटल 6 पोइम्स थी, और इसमें जर्नी ऑफ द मैगी ये फेमस पोइम है। ओके, देन इनका आता है ऐश वेंसडे।
एश वेंसडे इनका 1930 में इनका ये वर्क आया। देन है ओल्ड पैसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल्स 1939, फोर क्वाड्रेंट्स 1945। These are the works by T.S. Eliot और the love song of J. Alfred Prufrock। ये जो इनका वर्क है इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे। T.S. Eliot का वर्क है तो प्रूफ्रॉक है ना, तो इसको प्रूफ्रॉक के नाम से भी जाना जाता है और ये फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम्स थी। ओके, फर्स्ट प्रोफेशनली रिटन पोइम्स मानी जाती हैं जो 1915 में आई। और ये पब्लिश्ड पोइट्री है अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स ऑन अ इंटीग्रेशन ऑफ एज़रा पाउंड की इंटीग्रेशन में ये एक मैगजीन में लिखी थी, पब्लिश करवाई गई थी 1915 में। और 1917 में प्रूफ्रॉक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से इन्होंने पब्लिश करवाया यही जो वर्क। इस वर्क में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसका यूज़ किया है इन पोइम्स में। पोइम्स इज कॉल्ड द ड्रामा ऑफ द लिटरेरी एंग्विश। तो इन पोइम को, इस कलेक्शन को बोला जाता है ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश। यूज ऑफ इंटीरियर ड्रामेटिकल मोनोलॉग, दिस इज ये टर्म है, ये उन्होंने इंटीरियर ड्रामेटिक मोनोलॉग की टर्म यूज की गई है। और इसमें फेमस लाइन है इस कलेक्शन में, नो I am not Prince Hamlet, nor was meant to. These are the lines from this collection we can say by T.S. Eliot. Then आ जाता है The Portrait of a Lady. This is a poem. ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये टाइटल ड्राइव किया गया है नॉवल से। ये मैंने बात की थी खुशवंत सिंह की, तो मैंने बात बता दी थी आपको, है ना। तो टाइटल ये उन्होंने लिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दैट इज अ पोएम। ये इन्होंने लिया है जो हेनरी जेम्स से, उनके वर्क से लिया है इन्होंने टाइटल। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम टाइटल है, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नाम की स्टोरी है जो खुशवंत सिंह ने लिखी है। सेम टाइटल मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की पोइम है जो टी.एस. एलियट ने लिखी है। और नॉवल भी है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दैट इज रिटन बाय हेनरी जेम्स। देन एपिग्राफ की अगर बात की जाए, एपिग्राफ क्या होता है, जो कोई भी किसी वर्क से कोटेशन ली होती है ना शुरू में, उसको हम एपिग्राफ से नाम से हम जानते हैं। तो एपिग्राफ की अगर हम बात करें तो इनके एपिग्राफ फ्रॉम कोटेशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो के, जो क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा से, उसमें से इन्होंने कोटेशन ली है जिसको हम एपिग्राफ बोलते हैं। देन ये क्या है, शो द hollowness, emptiness of the upper class society. These are the line written as a epigraph. Shows the hollowness, emptiness of the upper class society. Then Gerontion बोलेंगे, इसकी ये प्रोनाउंसिएशन होगी। 1920 में इनका ये वर्क आता है। ये ग्रीक टाइटल है जेरोंशन, और इसका मतलब है लिटिल ओल्ड मैन। और ये एक ड्रामेटिकल मोनोलॉग है। इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं इसी वर्क में से, हियर आई एम एन ओल्ड मैन इन अ ड्राई मंथ बीइंग रीड टू by a boy waiting for rain. One more time I will repeat, here I am an old man in a dry month being read to by a boy waiting for rain. These are lines, famous line, we can say important lines for the exam के point of view से important lines हैं these. ओके और इस वर्क की जो थीम है वो है रिलीजन और सेक्सुअलिटी, थीम्स हैं इस वर्क की। और एपिग्राफ है टेकन फ्रॉम शेक्सपियर के वर्क मेजर फॉर मेजर से इसका एपिग्राफ लिया गया है इस वर्क के लिए। देन विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी की बात करें, टाइटल फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका भी इन्होंने जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनसे ही टाइटल लिया है।
इमिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, और इसमें 2 सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें होमेज पेड की है जैकोबियन राइटर वेबस्टर को, और सेकंड में डन को, और ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की ये जो वेबस्टर है और डन है, ये दोनों यूनिफाइड सेंसिबिलिटी एक बोलते हैं, ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी रिलेटेड राइटर्स माने जाते हैं जैकोबियन एरा के, वेबस्टर और डन। ओके, ये याद रखना है, 2 सेक्शन में है। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओके, ये होमेज पे की है किन किन को, वेबस्टर एंड डन को। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क पे आ जाते हैं, दैट इज वेस्टलैंड। 1922 में इनका ये वर्क आया। ये जो टाइटल लिया है इन्होंने, ये द वेस्टलैंड, ये चार्ल्स डिकिंस का जो वर्क था, लास्ट कंप्लीट नॉवल था उनका, अवर म्यूचुअल फ्रेंड, उससे लिया है। और ये इनमें टोटल 434 लाइंस हैं और 5 सेक्शन में ये जो वर्क डिवाइड किया गया है, और इसमें 5 सेक्शन के अलग अलग टाइटल्स हैं, अलग अलग नेम है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है द बरियल्स ऑफ द डेड, नंबर 2 पे है गेम ऑफ चेस, नंबर 3 पे है द फायर सर्मन, नंबर 4 पे है डेथ बाय वाटर, नंबर 5 पे है व्हाट द थंडर सेड। दीज आर द 5 सेक्शन एंड द 5 टाइटल्स। ओके, ये पोइम डेडिकेट की है अपने मेंडर एंड फ्रेंड एजरा पाउंड को, और इसमें ये जो वर्क है बहुत डिफिकल्ट बोल सकती हैं, बिकॉज इन्होंने 7 लैंग्वेजेस का यूज़ किया है इस पोइम में। बहुत लॉन्ग पोइम है, 5 सेक्शन में डिवाइड है, अलग अलग टाइटल हैं। एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है और 7 लैंग्वेज का यूज़ किया है अपने इस वर्क में उन्होंने। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनके वर्क द होलोमेन, MEN के ऊपर, जो 1925 में इनका वर्क आया। इसमें टोटल 98 लाइंस हैं और इसका टाइटल है द होलो मैन। द होलो मैन, ये 2 वर्क इसी टाइटल से और भी हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं द होलो मैन रिटन बाय विलियम मॉरिस, द ब्रोकन मैन, सॉरी मैं गलत बोल गई, द होलोलैंड। द होलोलैंड जो वर्क है विलियम मॉरिस का है। द ब्रोकन मैन ये रुडयार्ड किपलिंग का है। द होलो तो इन्होंने विलियम मॉरिस से लिया, द ब्रोकन मैन से सिर्फ मैन लिया जो रुडयार्ड किपलिंग का वर्क है। यानी कि दोनों के वर्क के टाइटल से इन्होंने अपना एक और टाइटल ले लिया। द होलो मैन 1925 में आया। देन जर्नी ऑफ मैगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। इसमें स्टोरी बताई है इन्होंने, स्टोरी ऑफ मैगी जो ट्रेवल करती है पैलेस्टाइन टू विजिट न्यू बॉर्न जीसस, जो पैलेस्टाइन जाती है विजिट करने जहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ था। और इस वर्क में जो जर्नी ऑफ मैगी में क्या दिखाया गया है, थीम दिखाई है ऑफ एलाइनेशन एंड अ पावरलेसनेस इन द वर्ल्ड। ये सब कुछ दिखाया है अपने इस वर्क जर्नी ऑफ मैगी में। देन ऐश वेडनेसडे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय T.S. एलियट। ऐश वेडनेसडे एक पोइम है जो 1927 में आई, जो एलियट कन्वर्टेड टू एंग्लिकन। तो ये ना इस पोइम में ये बताया गया, वो उन्होंने अपना वीकेंड से रिलीजन चेंज कर लिया था, एंग्लिकन बन गए थे, कन्वर्ट कर लिया था। और ये जो कन्वर्जन पोइम है और ये डेंटे के पुरगैटोरियो के ऊपर बेस्ड है ये ऐश वेडनेसडे। देन आ जाता है ओल्ड पैशंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ओल्ड पैशन ये निक नेम दिया था एजरा पाउंड ने, किसको दिया था? ये एलियट को दिया था। तो ये जो इनको निक नेम मिला था एजरा पाउंड की तरफ से, उसी का ये इन्होंने टाइटल दे दिया, ओल्ड पैशंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। और ये इसमें मैकैविटी है, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्क के अंडर आता है जो
देन इनके 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स मतलब 4 पोएम्स आती हैं, सेट ऑफ 4 पोएम्स है। कौन-कौन सी पोएम्स हैं? नंबर 1 पे है बर्न नॉर्टन, नंबर 2 पे है ईस्ट कुकर, नंबर 3 पे है द ड्राई साल्वेजेस, नंबर 4 पे है लिटिल गिडिंग। लिटिल गिडिंग से हमने बात भी की थी, इनसे इनका एपिथेट भी लिया गया है और ये रिटर्न लिखे थे, ये लिखे थे 4 पोएम्स यानी कि 4 पोएम्स लिखी थी इन्होंने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, इंटरलिंक्ड मेडिटेशन, मैन्स रिलेशन विद द टाइम, यूनिवर्स एंड डिवाइन, ये सब कुछ इन 4 पोएम्स में इन्होंने दिखाया है टी.एस. एलियट ने। तो दिस इज ऑल अबाउट टी.एस. एलियट। आज जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी टी.एस. एलियट के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप मेरी ये कोशिश आपको हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।